नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी आसमान छू रही है और आसमान छूती महंगाई जैसी तमाम समस्या है जिनसे जनता त्रस्त है। लेकिन अब जनता का ध्यान इन तमाम चीजों से भटकाने के लिए भाजपा और इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर खास धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। कहा यह भी गया कि आजादी के इतने वर्षों बाद अब ज्ञान व्यापी मथुरा और ताजमहल और अन्य धार्मिक स्थलों के मामले की आड़ में षड्यंत्र कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भटकाया जा रहा है। इससे देश कमजोर होगा और भाजपा को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विशेष धर्म समुदाय से जुड़े संस्थानों पर और इनके नाम पर भी एक एक कर बदले जा रहे हैं। इससे देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा नहीं बल्कि आपसी नफरत और द्वेष की भावना बढ़ेगी। इससे देश की आम जनता सतर्क रहे। इससे ना देश का भला होगा और ना ही आम जनता का भला होगा। और इसी बीच मथुरा से खबर सामने आई है जहां पर एसडीएम महावन देवेंद्र पाल सिंह, सीओ महावन रविकांत पराशर और सदाबाद के नायब तहसीलदार रामगोपाल और थाना बलदेव के एसएचओ नरेंद्र सिंह यादव की टीम ने मंगलवार को गांव भरतिया निवासी माफिया गजेंद्र जाट की संपत्ति कुर्क कर ली। ये संपत्ति महावन के गांव भरतिया माच के गांव कोलाहार की हाथरस के सदाबाद तहसील के गांव बिसावर में कुर्क की गई है। इसकी कीमत करीब 1.28 करोड़ रुपए बताई गई और एसएचओ नरेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि माफिया गजेंद्र जाट के खिलाफ 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें जानलेवा हमला, बलवा, मारपीट और नशीला पदार्थ बेचने के मामले शामिल हैं। साथ ही वो गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर भी है। तो पिछले 2 महीने से पहले ही पूर्व 1.5 किलो गांजे के साथ तस्करी में गजेंद्र जाट को जेल भेजा गया था। फिलहाल वो जेल में ही है और हिस्ट्री शीटर ने मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध धंधों से और लोगों के भय पैदा करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इसी दौरान गांव भरतिया में 840 वर्ग मीटर के स्विमिंग पूल, 880 वर्ग मीटर के 2 मंजिला सदाबाद में गांव बिसावर में 4.5 बीघा की कृषि भूमि, मांच के गांव में कोलाहार में 4 बीघा कृषि भूमि के अलावा 410 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट और 8 बीघा की कृषि भूमि भी कुर्क कर ली गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ और आपको बता दें कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी अखिलेश सरकार ने साल 2003 तक के तमाम आलिया स्तर के करीब 146 मदरसों में 100 को अनुदान दिया गया था। हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। इसके पहले भी बीते महीने योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया था ताकि उन्हें शिक्षण के ऑनलाइन मोड में कुशल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं। और रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का खेल चल रहा है और ये वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा भी जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये वायरल वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे उजागर सिंह के मजरे धनाबाद का है, जहां जमीनी बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। इस दौरान एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी फेंके गए और तमाम लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया और लालगंज पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 7 मनसावा हैं, ठीक, 4 मेहरिया हैं। नाम क्या है? नाम एक भगवान दीन, बाप का नाम किशन और लड़का बड़े वाले का नाम भगवान दीन, माझी वाले का नाम है ईसुरदीन और छोटे वाले का नाम है राजिंदे, ठीक, और एक का नाम है सुनील। भगवान दीन के लड़का एक का नाम सुनील, एक का नाम है अनिल, एक का नाम छोटू।
तो वहीं रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथुरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते जलाकर राख कर दिया गया। तो वहीं इस मामले की सूचना तत्काल ही फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 2 गाड़ियों ने मिलकर वहां घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सहायता से काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 3 घरों में रखी लाखों की गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। आग की चपेट में आने से 3 बकरियां भी जलकर मर गई हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में वजू स्थल पर मिले शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजन और वजू खाने के पास से शौचालय और मछलियों को हटाने की मांग पर अब बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान चेंबर में तीनों पक्षों की बातें सुनी और आवेदन लिया। इसके साथ ही सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि तय कर दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने भी ज्ञानव्यापी में मानव निर्मित तालाब के पानी में सील बंद मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल के पास से शौचालय हटाने के आदेश को पारित करने के लिए आवेदन दिया। तो वहीं वादी पक्ष ने हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को 6 और 7 जुलाई की कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उचित आदेश देने को कहा है। इस आवेदन पर अब अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गुरुवार की तिथि तय की गई है। इधर ज्ञानव्यापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने उनकी ओर से अब दलील दी गई है कि उनके पक्ष के वकील अभय यादव व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त हैं। साथ ही आज बनारस एसोसिएशन के वकील 1 दिन की हड़ताल पर हैं और अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया। और उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में 6 जुलाई को कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि 113 साल में पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसके एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का उस दिन कार्यकाल समाप्त होगा और इसी तरह से कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे मोतीलाल नेहरू से प्रारंभ हुआ ये सिलसिला उन्हीं की 5वीं पीढ़ी के समय में खत्म हो रहा है। बता दें कि परिषद की स्थापना 5 जनवरी 1887 को हुई थी। तब इसके 9 सदस्य हुआ करते थे। 1909 में बनाए गए प्रावधानों के तहत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई, जिनमें से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 26 रखी गई और इन सदस्यों में से 20 निर्वाचित और 6 मनोनीत होते थे। मोतीलाल नेहरू ने 7 फरवरी 1909 को ही विधान परिषद की सदस्यता ली और उन्हें विधान परिषद में कांग्रेस का पहला सदस्य माना जाता है। हालांकि 1920 में कांग्रेस की सरकार के साथ ही असहयोग की नीति के तहत उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। तब यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। खबर गोरखपुर से है, जहां जिले में गुलरिया इलाके में छोटे लाल की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी रीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया और बताया कि प्रेमी के बारे में जानकारी होने की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल प्रेमी रामदरश पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है। ऐसे में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस घटना का पर्दाफाश हुआ है। एसपी नॉर्थ के मुताबिक पत्नी रीमा ने सब्बल से हमला कर छोटे लाल को मौत के घाट उतारा था, फिर मौत को हादसा बताकर इस मामले को रफा दफा करना चाहती थी। पुलिस भी उसकी बातों में आ गई, लेकिन बाद में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। आपको बता दें कि यह घटना बीते 6 मई की रात की बताई जा रही है, जहां जंगल डूमरी में खपवड़ा गांव निवासी छोटे लाल की हत्या की गई। उसका शव 7 मई की सुबह गांव के बाहर सड़क किनारे देसी शराब की दुकान के सामने मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर चोट लगने से मौत बताई गई। जहां पर शव मिला था वहां देसी शराब के ठेके के सामने पत्नी रीमा दुकान चलाती थी। और इसी बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि रुबीना खानम का ये बयान है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई थी तो मुस्लिम भाइयों को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। रुबीना का ये जो बयान है उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है। हिजाब प्रकरण में बयान देकर रुबीना सुर्खियों में आई थी।
उन्होंने हिजाब पर भी एक बयान दिया था और कहा कि अगर कोई हमारे हिजाब पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। साथ ही रुबीना ने लाउडस्पीकर को लेकर भी कहा था कि मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश न करें, ऐसा करा तो हम महिलाएं मंदिरों के बाहर बैठकर लाउडस्पीकर पर कुरान का पाठ करेंगी। रुबीना ने वीडियो में यह भी बताया कि मैं मानती हूं कि इस मामले में हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी प्राचीन काल में मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी, अगर ये साबित हो जाता है तो हमारे मुस्लिम समाज, धर्मगुरु, उलेमा को जमीन हिंदू पक्ष को वापस दे देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उलेमा को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की गई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया गया हो तो हमारे इस्लाम में वो वहां पर नमाज पढ़ना हराम होता है। ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को समझनी चाहिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के हरदोई जिले से एक खबर सामने आई है जहां शादी का एक ऐसा केस आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। यहाँ दुल्हन के फैसले को सभी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि दरअसल शादी से ही पहले मंगेतर का पैर कट गया, इसके बाद भी दुल्हन ने उसी के साथ शादी की है। असल जिंदगी की कहानियां कभी कभी फिल्मों को मात दे जाती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ जमुका गांव की सरोजनी में, जहां पर सरोजनी और उसके मंगेतर आदित्य की कहानी कुछ ऐसी ही नजर आई। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार की फिल्म आरजू या शाहिद कपूर वाली फिल्म विवाह इस घटना के बाद याद आती है। बता दें कि हरदोई के हन पसिंगवा गांव में आदित्य की शादी लखीमपुर खीरी जिले की पसगवा थाना क्षेत्र की झमुका से तय हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान सरोजनी और आदित्य की शादी पिछले साल तय हुई और इस साल 12 मई को उनके फेरे होने थे, लेकिन 1 अप्रैल को हादसे में आदित्य का घायल हो गया और इसके साथ ही जान बचाने को लेकर उसका पैर घुटने से काटना पड़ा। ऐसे में रिश्तेदारों में खुसफुस शुरू हो गई और सरोजनी आगे आई और उसने कहा कि मैं अभी भी इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, जिसके बाद इन दोनों की शादी करवाई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से एक खबर सामने आ रही है जहां वकीलों ने चक्का जाम कर दिया है। यहां शासन के एक अधिकारी पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक विजयपाल की गाड़ी को भी प्रदर्शनकारी वकीलों ने रोक दिया। यूपी में हापुड़ के बार एसोसिएशन के आह्वान पर यह चक्का जाम किया गया और चक्का जाम कर रहे इन वकीलों ने विधायक विजयपाल आढ़ाती की गाड़ी को भी रोक दिया। प्रदर्शन के बीच विधायक को पैदल ही जाना पड़ा और इस दौरान विधायक ने मीडिया से कहा कि मैं एक एक्सीडेंट की सूचना पर घायल की मदद के लिए जा रहा था, अब पैदल ही जा रहा हूं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं। तो वहीं प्रदर्शन के बारे में बार एसोसिएशन के सचिव रविंद्र निमेश ने कहा कि अधिवक्ताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थ, जाति, धर्म और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर कमजोर, निर्धन, असहाय और शोषित वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, जबकि सम्मानित न्यायालय अधिवक्ताओं को सम्मान से विद्वान कहकर भी संबोधित करते हैं। लेकिन राज्य सरकार के एक विशेष सचिव ने 14 मई को डीएम और जिला न्यायाधीशों को पत्र प्रेषित करते हुए अधिवक्तागण का कृत्य को अराजकतापूर्ण संबोधित करते हुए अधिवक्ता के सम्मान के विरुद्ध अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। अधिवक्ताओं ने विशेष सचिव को बर्खास्त करने और उनके द्वारा लिखे गए पत्र को वापस लेने की मांग उठाई और कहा कि इस मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुजफ्फरनगर जिले में गेहूं की फसल काटने से इनकार करने से नाराज पूर्व ग्राम प्रधान और दलितों की जूते से पिटाई करने की मुनादी कराने की घटना पर संज्ञान लेकर गांव का दौरा किया। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में दलितों द्वारा गेहूं की फसल काटने से इनकार करने के ऊपर नाराज हुए पूर्व ग्राम प्रधान ने 9 मई को मुनादी करा दी, लेकिन दलित उनके खेत में प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा उनके 50 बार उन्हें जूते से पिटाई की जाएगी। 5,000 रुपए का जुर्माना भी उसे देना होगा। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल भेज दिया था। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने सोमवार को ही पावची गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और इस घटना की जानकारी ली।
आयोग के सदस्य के समक्ष कुछ दलितों ने यह आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी ने 7 साल पहले अपने खेतों में घास काटने पर 6 दलित महिलाओं पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था और वो वसूला भी गया। सदस्य ने लिखित शिकायत का सुझाव देते हुए आश्वासन दिया कि अगर वो लोग शिकायत दर्ज कराएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल अभी से तेज हो गई है। तो वहीं इस दौरे के कई मायने भी समझे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे को लेकर पुलिस से सतर्क रहने को कहा। इस दौरे से जुड़ी खास जानकारी आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल के रण में आरएसएस प्रमुख का आगमन, मोहन भागवत के दौरे से आखिर क्यों बौखलाई सूबे की मुखिया ममता बनर्जी? क्या है इस दौरे के पीछे का एजेंडा? मोहन भागवत के आने से क्यों छूटे बंगाल प्रशासन के पसीने? इन तमाम सवालों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी परेशान कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच का गणित कुछ पेचीदा है और बंगाल में हिंसक घटनाएं होना भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सीएम ममता बनर्जी ने अभी से तमाम आला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई दंगा ना हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ 17 से 20 मई तक केशियारी गांव में रहेंगे। ऐसे में प्रशासन ये नजर रखे कि उनका एजेंडा क्या है। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी करने की बात कही गई, जिससे कि कोई दंगा या हुड़दंग ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसात्मक गतिविधियों के मामले में लगातार घेरे जाने वाली टीएमसी की मुखिया इस कोशिश में है कि इस बार बीजेपी को कोई मौका ना मिले शासन और प्रशासन पर उंगली उठाने का। इसी क्रम में ममता बनर्जी की तरफ से आरएसएस चीफ को कुछ मिठाइयां और फल भेजे जाने का भी आदेश दिया गया, जिससे उन्हें पता चले कि वो अपने मेहमानों की कैसे खातिरदारी करते हैं। लेकिन साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि अति ना करें, वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि हर कदम फूंक फूंक कर रख रही सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ ही गयी। ममता बनर्जी के पुलिस को दिए गए इस तरह के निर्देश पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो राज्यों का दौरा करते ही रहते हैं और एक मुख्यमंत्री को उनके बारे में इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। दिलीप घोष ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में तब भी दंगे हो रहे थे जब मोहन भागवत यहाँ नहीं रहते हैं। पुलिस और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की हत्या और रेप कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। बहरहाल अब आपको बता दें कि बंगाल में आरएसएस की 1800 शाखाएं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस साल फरवरी में भी उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी में 4 दिनों की एक बैठक की थी। तो वहीं आरएसएस ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, क्लिम्पोंग हिल्स और पड़ोसी सिक्किम में इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके सिलसिले में मोहन भागवत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।